मॉस्को बिखर रहा है। रूसी लोग अपने बैंकों से अरबों डॉलर निकाल रहे हैं क्योंकि वे सच में चिंतित हैं कि उनकी अपनी सरकार इस युद्ध को फंड करने के लिए उनकी जमा पूंजी ले सकती है। वो डर असली है। रूस के अपने युद्ध ब्लॉगर्स अब खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सरकार के पास न तो पैसे बचे हैं और न ही आदमी। यही वजह है कि दसियों हजार रूसी देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि वे उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो बहुत ही बुरी तरह नाकाम हो रहा है। इन सब के बीच यूरोप का सबसे बड़ा शहर रूस की राजधानी मॉस्को बस ईंधन खत्म हो रहा है। असल में मॉस्को की स्थिति रूस के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा खराब है। तो इन सब का जवाब देने के लिए पुतिन वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते आए हैं। अब वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल रहे हैं जो युद्ध की आलोचना करता है। यहाँ तक कि रूसी राजनेताओं को भी कोई रहम नहीं मिलता। अगर आप उनकी विशेष सैन्य कार्रवाई के खिलाफ जाते हैं तो आप सीधे गुलाग भेज दिए जाते हैं। तो आइए इन सब बातों और भी बहुत कुछ पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं जाहिर है मॉस्को की सड़कों पर मचे हंगामे से, क्योंकि ये अफरा तफरी एक बैंक रन में बदल सकती है और दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक में पूरी तरह से बैंकिंग संकट पैदा कर सकती है। और हम संकट पर भी आएंगे, लेकिन पहले देखिए कि इस वक्त मॉस्को की सड़कों का हाल कैसा है। लोग घंटों घंटों, कभी कभी दर्जनों घंटे तक सिर्फ पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े हैं और हालात गर्म होते जा रहे हैं। शायद काली पेट्रोल पंप पे लोग अब लड़ने लगे। बाप रे, ओह यार, ओह ये तो बहुत जबरदस्त है। बाप रे, ओह आमने सामने, मतलब यहीं पे असली धमाल होता है। मॉस्को 2000 मॉस्को 2026, ये तो हद है। मॉस्को 2026। सच में यह हैरान करने वाली बात है कि यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों पर हमला शुरू करने के बाद रूसी राजधानी इतनी जल्दी असर महसूस कर रही है। शुरुआत में पुतिन को सच में यकीन था कि ये युद्ध कभी भी मॉस्को के अभिजात वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन आज हम यहाँ हैं। अब वो वीडियो जो क्लिप हमने अभी देखी असल में 3 मिनट और चलती है और हम पूरी वीडियो को आखिर में देखेंगे। लेकिन पहले चलिए बैंकिंग संकट पर नजर डालते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जिसके बारे में रूसी और यहाँ तक कि क्रेमलिन भी सबसे ज्यादा चिंतित हैं। यही वो चीज है जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था को गिरा सकती है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी अर्थव्यवस्था है। अगर बैंक काम करना बंद कर दे तो अर्थव्यवस्था भी काम करना बंद कर देती है। और सोचिए, क्या रूस बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहा है? इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। अब इससे पहले कि मैं यह संदेश पढ़ूं, यह बताना जरूरी है कि यह एक रूसी युद्ध ब्लॉगर से आ रहा है जो युद्ध का समर्थन करता है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध का समर्थन करता है। वो चाहता है कि पुतिन अब तक जो कर चुके हैं उससे भी आगे जाएं। और ये है जो वो रूसी बजट के बारे में कह रहा है। देखिए, रूसी संघीय बजट घाटा रिकॉर्ड स्तर 8.68 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि यह लगभग 90 अरब डॉलर के आसपास है। आप खुद वेबसाइट देखकर यह देख सकते हैं। खर्च लगभग 28 अरब रूबल के आसपास है और आय लगभग 20 अरब रूबल के आसपास है। मैं आपको याद दिला दूं कि साल की शुरुआत में जो नियोजित घाटा था वो सिर्फ 3.8 ट्रिलियन था और फिर उसे चुपचाप बढ़ाकर 4.7 ट्रिलियन कर दिया गया। और जाहिर है इसमें क्षेत्रीय बजट घाटे और सामाजिक फंड घाटे के 1.5 ट्रिलियन को तो गिना ही नहीं गया है। इसलिए अगर कुछ नहीं किया गया तो नवंबर 2026 में कोषागार की आय खत्म हो जाएगी। सार्वजनिक वित्त को पतन से बचाने के लिए हमें बेहद कठिन और अलोकप्रिय फैसले लेने होंगे। हम 8 ट्रिलियन रूबल छाप सकते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कर सकते हैं ताकि कोषागार को नाम मात्र की आय से भर सके। अब यही डरावना हिस्सा है, या हम नागरिकों की बैंक जमा राशि के एक हिस्से को जबरन सरकारी बॉन्ड में बदल सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रूसी सरकार अपने ही बैंकों पर छापा मार सकती है और इस विशेष सैन्य अभियान को जारी रखने के लिए अपने ही नागरिकों की बचत को अपने कब्जे में ले सकती है। मुझे लगता है कि अब यह सच में एक विशेष आर्थिक अभियान बन गया है। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, सैम, असली संभावना क्या है कि पुतिन वाकई में इतनी बेवकूफी भरी हरकत करेंगे? क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि ऐसा करने से रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और मेरा मतलब सिर्फ विदेशी निवेशकों के भागने से नहीं है। मेरा मतलब है कि यहाँ तक कि घरेलू रूसी जनता भी अर्थव्यवस्था में जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा है वो भी खो देगी। और सच कहूँ तो मुझे इसका सही जवाब नहीं पता। मुझे नहीं पता कि पुतिन के ऐसा करने की संभावना कितनी है, लेकिन जानते हो सही जवाब से भी ज्यादा जरूरी क्या है? वो है कि रूसी लोग क्या मानते हैं। और अगर हम सिर्फ रूस के केंद्रीय बैंक से आ रहे आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि रूसी लोग वाकई में पुतिन के उनके जमा पैसे जब्त करने को लेकर चिंतित है। और यही सबसे अहम बात है। इस रिपोर्ट को देखिए। रूसी लोग हर महीने अपने बैंकों से अरबों डॉलर निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि पुतिन उनके जमा पैसे जब्त कर लेंगे। और जो रकम वे निकाल रहे हैं वो लगभग हर महीने रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ इस महीने ही रूसी लोगों ने 300 अरब रूबल निकाल लिए हैं। ये लगभग 2.5 अरब डॉलर है। पिछले महीने यानी जुलाई में उन्होंने करीब 7 अरब डॉलर निकाल लिए थे और फिर जून में उससे पिछले महीने उन्होंने और 5 अरब डॉलर निकाल लिए। हर महीने यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जाहिर है हर कोई अपना पैसा इसलिए नहीं निकाल रहा है क्योंकि उन्हें पुतिन के चुराने का डर है।
उनकी अपनी अलग अलग वजहें हैं, लेकिन आखिरकार नतीजा एक ही है। कुछ लोग सच में पुतिन से डरकर पैसा निकाल रहे हैं। कुछ लोग अपना पैसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमले गोदामों पर हो रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वॉल वल्बरी गिर गई तो इतनी बड़ी कंपनी के गिरने से बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट आ सकती है, यानी बैंकिंग संकट आ सकता है। और यही वजह है कि वे नहीं चाहते कि जब बैंक गिर रहा हो तो उनका पैसा बैंक में फंसा रह जाए, तो वे अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रूसी बैंकों के लिए एक दिलचस्प समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई बैंकिंग संकट नहीं है ना? लेकिन अगर लोग मान ले कि बैंकिंग संकट है तो वे अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, और यही चीज आगे चलकर एक बैंकिंग संकट पैदा कर देती है। क्योंकि आधुनिक बैंकिंग सिस्टम में ये बैंक अपने पास जमा होने वाली पूरी रकम नहीं रखते हैं, वे उसमें से मान लीजिए 50%, 70%, 80% तक उधार दे देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रूस में आरक्षित राशि की अनिवार्य सीमा क्या है। तो भले ही कोई संकट न हो, लेकिन अब जब इतने सारे लोग पैसे निकाल रहे हैं तो इससे एक संकट पैदा हो जाएगा। यह एक तरह से खुद ही सच होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। और सोचिए, क्या अगर ये जारी रहा तो हम इसे इस साल होते हुए देख सकते हैं। 2026 में रूसी लोग पहले ही 2.5 ट्रिलियन रूबल से ज्यादा निकाल चुके हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, यह वास्तव में उस पैसे से भी ज्यादा है जितना रूसी लोगों ने 2022 में युद्ध के पहले हफ्तों में निकाला था। उस समय यह समझ में आता था कि हर कोई पैसा निकाल रहा था, विदेशी, रूसी, बड़ी कंपनियां, हर किसी ने देखा कि पुतिन क्या कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध शुरू कर रहे थे, तो वे अपना पैसा कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे, है ना? तो यह समझ में आता था कि उस समय रूसी लोगों ने ट्रिलियन रूबल निकाल लिए, लेकिन अब वे यह 2026 के बीच में कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से चिंता की बात है, और यह दिखाता है कि अब रूसी लोग 2022 की तुलना में कितने निराशावादी हो गए हैं। और बैंकों के लिए यह समस्या वास्तव में और बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ आपके पास रूसी जमाकर्ता हैं जो अपनी रकम निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास वे ऋण हैं जो बैंकों ने दिए हैं। ये कर्ज डूब रहे हैं, तो उन पर दोनों तरफ से दबाव बन रहा है। देखिए, मेरा मतलब क्या है। पुतिन के रक्षा बैंक ने कर्ज न चुकाने के कारण कई अरब डॉलर के नुकसान की रिपोर्ट की है। अब ये वास्तव में रूस के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। मेरा मानना है कि ये देश के टॉप 5 बैंकों में है, और ये सरकारी स्वामित्व वाला है। तो पुतिन मूल रूप से इस बैंक से कह रहे थे कि वह उन सभी रक्षा कंपनियों की मदद करे जिन्हें विस्तार के लिए पैसे की जरूरत है, ताकि वे यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना को लगातार समर्थन दे सके। लेकिन जब आप किसी कर्ज को वाजिब नहीं ठहरा सकते, पुतिन आपसे कह रहे हैं कि लोन दो, तो कंपनियों के डूबने की संभावना ज्यादा है और आपको अपने लोन वापस नहीं मिलेंगे। ठीक यही हो रहा है। अब यह एक रिपोर्ट है जो हमें अभी मिली है, लेकिन जाहिर है क्रेमलिन को इसके बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत से ही क्रेमलिन, आप जानते हैं, चुपचाप इस बैंक में पैसा डाल रहा है ताकि ये बैंक चलता रहे जबकि कर्ज डूब रहे हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, रूस खुद सरकार का बजट ज्यादा स्थिर नहीं दिख रहा है, और अब पुतिन को अपनी नीति की वजह से फेल हो रहे बैंकों को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो सकता है। पुतिन जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा असल में आप पर खर्च हो रहा है। रूस वास्तव में अरबों डॉलर खर्च करता है ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाने में जो पश्चिमी दर्शकों के लिए बनाई जाती है। दरअसल एक शब्द है जिसे रूसी वेब ब्रिगेड्स कहा जाता है। ये मूल रूप से एक उपनाम है जो रूसी बॉट्स, क्रेमलिन बॉट्स और उन सभी रूसी समर्थक फर्जी अकाउंट्स को दिया गया है जिन्हें आप ऑनलाइन देखते हैं, चाहे वो ट्विटर हो या यहाँ यूट्यूब पर। और ये बॉट्स ऐसा दिखाते हैं जैसे वे पश्चिम में रहने वाले कोई व्यक्ति है, और साथ ही पुतिन के हर एक कदम का बचाव करते हैं। इस ब्रिगेड का मकसद आपको ये यकीन दिलाना है कि रूस जीत रहा है और यूक्रेन की मदद करना बेकार है, क्योंकि ये एक हारने वाली लड़ाई है। अब यही वजह है कि हम जो करते हैं वो करते हैं क्योंकि हम रूसी प्रोपेगेंडा का विरोध करना चाहते हैं। अब दुर्भाग्यवश हमारे पास अरबों डॉलर नहीं है, लेकिन हमारे पास आप लोग हैं। तो अगर आप एक सेकंड निकालकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी मदद कर सकते हैं, और शायद इस वीडियो को जहां भी संभव हो, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं, वहां शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम रूसी ब्रिगेड के खिलाफ लड़ नहीं सकते, लेकिन आप लोग थोड़ा फर्क लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब चलिए रूसी व्यवसायों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ रूसी बैंक ही नहीं बल्कि रूसी व्यवसाय भी परेशान है। हाल ही में कुछ रूसी निवासियों ने यह वीडियो साझा किया है, एक नजर डालिए। मैं ये दुखद वीडियो यहाँ साझा करना चाहती हूँ। मैं एडलर की मुख्य सड़क पर घूम रही हूँ और सब कुछ बंद है। यहीं पर एक कैफे था। ये जगह किराए पर है। एक जगह बंद है, यहाँ एक और जगह किराए पर है। यहाँ लिखा है दुकान बंद हो रही है। ये जड़ी बूटी की दुकान भी बंद है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पुरानी दुकान है, ये भी बंद है। मेरे पास सच में शब्द नहीं है। बहुत दर्द होता है। ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे पता है कि ये भी उपलब्ध है। मैं सचमुच 3 इमारतों के पास से चलकर आई हूँ। यहाँ किराए के लिए जगह है और वहाँ एक लड़की काम करती थी। ये कैफे खुला नहीं है, ये सब बंद हो गए हैं। हे भगवान। तो बताओ पुतिन का इस सब के लिए क्या हल है? तो बताया जा रहा है कि वो बैंकिंग स्टाफ को बंदूकें दे रहे हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट को देखो। मॉस्को बैंक स्टाफ को ड्रोन गिराने के लिए हथियार दे रहा है, लेकिन कई रूसी मानते हैं कि असली मकसद कुछ और ही है। आधिकारिक तौर पर यह ड्रोन से बचाव के लिए है, लेकिन अनौपचारिक रूप से लोग शक करते हैं कि इसका असली मकसद यह है कि अगर अर्थव्यवस्था और बिगड़ती है तो नागरिक बैंक पर हमला न कर दे। ईंधन की कमी, बढ़ती कीमतें, लंबी कतारें,
इन सब के साथ निकासी की होड़, नकदी की कमी, स्थानीय अशांति और अपनी बचत तक पहुंचने की बेताब कोशिशों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में खतरा खुद आबादी है। अब दुर्भाग्यवश रूस पहले से ही ऐसी नीतियां या अनौपचारिक नीतियां लागू कर रहा है ताकि लोग अपनी ही नकदी नहीं निकाल सके। आप जानते हैं, बैंक में भी नकदी जमा करने वालों की होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश रूस में हमेशा ऐसा नहीं होता। इस क्लिप को देखें जहां एक महिला बता रही है कि वह अपना पैसा निकालकर बैंक में अपना खाता बंद नहीं कर पा रही है क्योंकि जाहिर तौर पर यह अवैध है। बैंकों से रिकॉर्ड निकासी। बैंकों से पैसे रिकॉर्ड गति से निकाले जा रहे हैं। कौन जानता है कि ये पैसे बाद में कहाँ जाते हैं? कोई नहीं जानता कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इससे किस चीज के लिए भुगतान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे कठिन समय में ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आज वीटीबी बैंक ने मेरा खाता ब्लॉक कर दिया और जब मैंने क्लिक करने की कोशिश की तो मेरा कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। बैंक में बचत खाता बंद करने की कोशिश कर रही थी। बैंक में ये इतना अजीब लगता है कि मेरे पास इसे बयान करने के लिए शब्द भी नहीं है। क्या? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। मैं कोई पैसा निकालने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने कहीं भी किसी को भी कुछ ट्रांसफर नहीं किया। मैंने बस ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन किया था और वो सेविंग्स अकाउंट बंद करना चाहती थी जो मैंने 3 महीने पहले खोला था। और उन्होंने मुझे लिखा, ये एक संदिग्ध लेन देन है। हमने आपका खाता ब्लॉक कर दिया है। हमने आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया है। इसे अनब्लॉक करने के लिए कृपया बैंक शाखा से संपर्क करें। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या क्या? शिकायत कर रही हैं? क्या? मैं तो बस पूरी तरह से हैरान रह गई थी। इसके अलावा अब रूस में आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर रूसियों को सलाह दी है कि वे अपने नगद निकासी को सीमित करें और रात में पैसे ट्रांसफर करने से बचें, क्योंकि आप जानते हैं ये खतरनाक है। कोई आपका पैसा चुरा सकता है, जैसे 1990 के दशक का रूस हो। और 90 के दशक की बात करें तो असल में रूस में ऊर्जा संकट या ईंधन की कमी इस हद तक पहुंच गई है कि पेट्रोल पंप खतरनाक हो गए हैं। अब मॉस्को में लोग कहानियां सुनाते हैं कि अगर आपको पेट्रोल पंप से ईंधन चाहिए तो आपको बंदूक लानी पड़ेगी। स्थिति इतनी पागलपन भरी हो गई है और हम उस कहानी के बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले कुछ दिनों में रूसी राजधानी में हालात कितने खराब हो गए हैं। यकीन करना मुश्किल है कि चीजें कितनी तेजी से बिखर रही है। देखिए, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये शॉट असल में दिखा रहा है कि रूसी पेट्रोल पंपों में से कितने प्रतिशत पर वास्तव में ईंधन उपलब्ध है। आप जानते हैं, यही उनका पूरा काम है। इसी वजह से उन्हें पेट्रोल पंप कहा जाता है। अब लाल लाइन मॉस्को राज्य है जो थोड़ा भ्रमित करने वाला है। नीली लाइन मॉस्को शहर है, वही राजधानी है, और नारंगी लाइन पूरे रूस को दर्शाती है। अगस्त पर ध्यान दें, जैसे हाल के अगस्त की तारीख है। सिर्फ पिछले हफ्ते में मॉस्को में आधे पेट्रोल पंपों पर ईंधन था, जो घटकर 20% से भी कम पेट्रोल पंपों पर रह गया। ये राजधानी शहर है, यूरोप का सबसे बड़ा शहर, और हर 5 में से 1 पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल है, शायद उससे भी कम। और स्थिति वास्तव में पूरे रूस की तुलना में भी खराब है, और निश्चित रूप से मॉस्को क्षेत्र की तुलना में भी राजधानी में स्थिति और भी खराब है। यह विश्वास करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि अगर आपको रूस में ईंधन चाहिए तो अब ये 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान बन गया है। और मैं इस बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, भले ही ये सुनने में मजाक जैसा लगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। कारों की लंबी लंबी कतारें बस अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं पेट्रोल पंप पर। कई बार आगे पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, कभी कभी तो दसियों घंटे, जैसे 10, 11, 12 घंटे। तो सिर्फ एक टैंक भरवाने में आधा दिन बर्बाद हो जाता है। अब कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में जब आप आगे पहुंचते हैं तो वहां पेट्रोल ही खत्म हो जाता है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता, लेकिन सुनिए, ये सच में किसी के साथ हुआ है। मुझे बताइए कृपया, क्या ये लाइन यहाँ है? क्या सिर्फ 4 ही हैं? बस 4? अब हम बंद कर रहे हैं। हमारा ईंधन खत्म हो रहा है, बस यहीं तक। हम 2 बजे रुकेंगे। हम सबसे जल्दी 5 बजे खोलेंगे। अगर वे सप्लाई पहुंचा दें, अगर फ्यूल ट्रक आता है तो अभी गैस नहीं है। लाइन में लगने का कोई फायदा नहीं है। आप समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और वे भी नहीं। और क्या आप बस सबको बता रहे हैं? हाँ, मुगों के लिए बुरा लगता है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं। खैर, मैं आगे नहीं गया, बस इतना ही। मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बस आसपास के इलाके में ही। ठीक है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। हम 2 बजे बंद कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमें 5 बजे तक सप्लाई आने की उम्मीद है। क्या आपको पता है कि ये पूरा संकट कब खत्म होगी? क्या आपके पास कोई अंदरूनी जानकारी है? तरह की भड़काऊ जानकारी जैसी है। अब तक के पूर्वानुमान बहुत खराब हैं। हम निश्चित रूप से ऐसे ही जीते रहेंगे। उनके पास कुछ भी करने का समय नहीं है। ठीक है, सकारात्मक बने रहने के लिए धन्यवाद। अलविदा। लेकिन यहाँ एक समाधान है, और इसी से हम उस बंदूक वाली कहानी पर आते हैं जिसका मैं अब तक वादा कर रहा था। एक रूसी ब्लॉगर ने अभी अभी एक अनोखा तरीका बताया है जिससे अगर आप रूसी हैं तो गैसोलीन को एक कैनिस्टर में कैसे डाल सकते हैं। देखिए, पुतिन सच में सोवियत संघ को फिर से बना रहे हैं। कल मैंने 30 लीटर गैसोलीन से एक कैनिस्टर भरा। मुझे जनरेटर के लिए गैसोलीन चाहिए था और मेरी सारी गाड़ियां डीजल की हैं, तो टैंक से निकालना कोई विकल्प नहीं था।
मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो कैनिस्टर में भरूं या जनरेटर को ही पेट्रोल पंप पर ले जाऊं। मुझे पहले से ही तेज आवाज की उम्मीद थी, इसलिए मैंने पहले से कैनिस्टर बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई। मैं पहले कैशियर के पास गया और पैसे दिए। फिर मैं अपनी कार के पास लौटा और अपना AKM निकाला और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। अब AKM असल में एक सोवियत असॉल्ट राइफल है। यह AK-47 जैसा है, लेकिन मुझे लगता है यह थोड़ा हल्का है। तो यही चीज वो पेट्रोल पंप पर लेकर जा रहा है। फिर मैंने अपना कैनिस्टर निकाला और उसे भरना शुरू किया। अपनी पीठ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तरफ कर ली। वो मेरी पीठ पीछे बड़बड़ाने लगे, जैसे कि तुम कैनिस्टर में नहीं भर सकते। लेकिन वो बिना उत्साह के मेरे पास नहीं आए। मैंने कैनिस्टर भरा और उदास और अप्रिय सोच के साथ चला गया कि 90 के दशक वापस आ रहे हैं। मुझे लोगों को बंदूक दिखाकर डराना पड़ता है। जिसके पास बंदूक है वही सही है। मुझे लगता है यही होता है जब आप बैंक टेलरों को बंदूकें देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आम नागरिक भी पेट्रोल पंप पर राइफल लेकर आने लगे हैं। अब जाहिर है यूक्रेन का इस स्थिति को रूस के लिए आसान बनाने का कोई इरादा नहीं है। असल में यूक्रेन तो और ज्यादा मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बस पिछली रात ही उन्होंने रूस की एक और रिफाइनरी पर हमला किया और वो सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक थी। यहाँ खुद जेलेंस्की ने इस हमले की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के दूरगामी हमलों ने यूक्रेनी सीमा से 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा यानी लगभग 1000 मील दूर एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। ये रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक थी। और सोचिए, क्या ये पहली बार नहीं था जब यूक्रेन ने इसे निशाना बनाया। रूस ने शायद सोचा था कि चूंकि ये इतनी दूर है शायद ये सुरक्षित है, लेकिन यूक्रेन ने इसे अप्रैल में निशाना बनाया, फिर मई में, फिर जून में थोड़ा विराम लिया, जुलाई में वापस आया और अब अगस्त में फिर हमला किया है। ये यूक्रेनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां अगर रूस रिफाइनरी की मरम्मत भी कर ले तो यूक्रेन फिर से आकर उसे नष्ट कर देता है। इस तरह रिफाइनरी रूस की तेल की कमी में वास्तव में मदद नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब कुछ रूसी युद्ध समर्थक ब्लॉगर ईंधन संकट की चेतावनी दे रहे हैं, जो अब कुछ ही दिनों दूर बताया जा रहा है। यानी रूस जितना खपत कर रहा है, जितनी जरूरत है और जितना उत्पादन या आयात कर सकता है, उसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि रूस अपने भंडार से केवल सीमित मात्रा में ही निकाल सकता है। इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए। इस समय रूस में कल के ओर्स्क की रिफाइनरियों पर हमलों और फार ईस्ट रिफाइनरी में आग लगने के बाद अनुमानित शेष पेट्रोल उत्पादन क्षमता 20% से भी कम है। जो पहले थी उसका लगभग 5वां हिस्सा ही बचा है। इसका मतलब है कि रूस के पास फिलहाल हर दिन 70,000 टन पेट्रोल की कमी है। जेट ईंधन की स्थिति सबसे गंभीर है क्योंकि बार्माटुका में विमान उड़ान नहीं भर सकते। हवाई परिवहन, गैर विद्युतीकृत लाइनों पर रेल परिवहन और शहरों में कचरा संग्रहण का क्या होगा? रेल परिवहन का क्या होगा? संक्षेप में हम समझते हैं कि इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और रूस पंगु हो जाएगा। युद्ध ठीक ईंधन संकट की वजह से खत्म होगा, ठीक उसी वजह से समाप्त होगी। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम हर हफ्ते 5 या उससे ज्यादा रिफाइनरियों में आग लगने की गिनती करें, अगर आपने उनके लिए गिनती की है, रूस के पास ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4 हफ्ते बचे हैं। अब सिर्फ 2-3 घंटे बचे हैं। अगर 4 रिफाइनरी में आग लगी है तो हालात सीजन के खत्म होने से पहले और भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मामला अब दिनों का रह गया है। कुल मिलाकर गिनती अब दिनों की रह गई है। अब कुछ लोगों के पास रूस के अंदर कुछ समाधान है। अगले क्लिप में हमारे पास एक रूसी महिला है जिनका नजरिया थोड़ा सकारात्मक है। वो कहती हैं, आपको गैस की जरूरत क्यों है? दुकान में अभी भी बियर है और जब तक बियर है सब लोग घबरा क्यों रहे हैं? सुनिए। अभी सब लोग शिकायत कर रहे हैं, गैस नहीं है। हाईवे पर गैस के लिए बहुत लंबी लाइनें लगी हैं। ये सब बकवास है। लेकिन सोचो, अगर कोई ड्रोन किसी ब्रेवरी या बियर की दुकानों में से किसी एक पर गिर जाए तो हालत पूरी तरह बिगड़ जाएंगे। फैक्ट्री या दुकान पर हर जगह लाइनें लग जाएंगी। तो गैस जाए भाड़ में। सबसे जरूरी बात यह है कि बियर सुरक्षित है। अब छोटे व्लादिमीर के लिए दुर्भाग्य से यूक्रेन के पास इस स्थिति को और भी बदतर बनाने की योजनाएं हैं। हम खास तौर पर रूसी अभिजात वर्ग और रूसी ओलिगार्कों को निशाना बना रहे हैं। अब हमें एक लीक हुई रिपोर्ट से पता चला है कि यूक्रेन के पास मॉस्को के हवाई अड्डों को बंद करने, उसके हवाई क्षेत्र को बंद करने की गुप्त योजना थी। नहीं, स्काईलाइन नहीं। हवाई क्षेत्र क्या होता है? यह योजना बस कल ही लीक हुई थी और भले ही अभी इसे रोक दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से रद्द नहीं हुई है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल की शुरुआत में अधिकारियों ने जेलेंस्की को एक योजना पेश की थी जिसमें रूस में हमलों का विस्तार करने का प्रस्ताव था। इस योजना में मॉस्को के हवाई अड्डों पर सस्ते AI संचालित ड्रोन के झुंड से हमला करने का प्रस्ताव था। उन्होंने रूसी वायु रक्षा तंत्र को अभिभूत करने के लिए हर रात 1000 तक ड्रोन लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य मॉस्को के आसमान को स्थायी रूप से बंद करना और रूस के लिए सभी उड़ानों को बंद करने के लिए मजबूर करना था। इन ड्रोन को AI और पहले से लोड किए गए नक्शे की मदद से अपने लक्ष्य खुद खोजने थे। जेलेंस्की ने वास्तव में इस योजना को मंजूरी नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा हमला किसी नागरिक विमान के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने केवल आगे की तैयारियों की अनुमति दी। वसंत तक इस ऑपरेशन को एक कोडनेम दिया गया था।
लेकिन इसके लेखक उस समय के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को बर्खास्त किए जाने के बाद जुलाई में इस योजना को रोक दिया गया। लेकिन भविष्य में यह योजना फिर से शुरू हो सकती है। ईमानदारी से कहूं तो ये डरावना लगता है, लेकिन यहीं पर यह जरूरी हो जाता है कि रूस क्या कर रहा है इसका कुछ संदर्भ दिया जाए। 2022 से यानी जब से पुतिन ने अपनी 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की है, यूक्रेन में उड़ानें पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, एक आम आदमी हो या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। सभी को पहले पोलैंड के लिए उड़ान भरनी पड़ती है, फिर वहां से एक ट्रेन लेनी पड़ती है जो आपको यूक्रेन की राजधानी तक ले जाती है। वो ट्रेन यात्रा लगभग 10 घंटे की होती है। 2022 से यूक्रेन वासी इसी तरह रह रहे हैं। असल में यहाँ तक कि जेलेंस्की खुद भी यूक्रेन के अंदर उड़ान नहीं भर सकते। जब भी उन्हें किसी दूसरे देश जैसे पोलैंड जाना होता है तो उन्हें ट्रेन से ही जाना पड़ता है और वहां से वे उड़ान भरते हैं। इसका मतलब इस योजना के अनुसार यूक्रेन असल में रूस को उसी की दवा चखाने की योजना बना रहा था। अब देखते हैं कि ये योजना कहाँ तक जाती है। मुझे यकीन है कि यूक्रेन भविष्य में भी ऐसा करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस योजना से निश्चित रूप से रूसी कुलीन वर्ग पर भारी दबाव पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि रूसी ओलिगार्क्स ट्रेन से सफर करने में खुश नहीं होंगे। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और मैंने कुछ प्राइवेट जेट्स देखे हैं जो रूसी ओलिगार्क्स इस्तेमाल करते हैं। यह तो बिल्कुल पागलपन जैसा लगता है। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी उस तरह की लग्जरी में सफर नहीं करते जैसी रूसी ओलिगार्क्स के लिए आम है। तो अगर मॉस्को का एयर स्पेस बंद हो जाता है तो पुतिन पर उन सभी लोगों का बहुत दबाव आएगा जो इस युद्ध से बहुत फायदा उठा रहे हैं। और जाहिर है ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि पुतिन का वहम पहले ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। पुतिन ने अभी एक और उम्मीदवार को गिरफ्तार किया है जो आगामी ड्यूमा चुनाव में उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, यानी रूसी संसद का चुनाव। और गिरफ्तारी का कारण, दरअसल इस व्यक्ति ने सरकार की आलोचना करते हुए कुछ पोस्ट किए थे तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब वह संसद चुनाव में नहीं लड़ सकता। आज की रूस की हालत यही हो गई है। देश में सबसे बड़ा अपराध है युद्ध की आलोचना करना या फिर खबरों या पुतिन की आलोचना करना। आप जानते हैं इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि यूक्रेन ने अभी 2023 के बाद का अपना सबसे बड़ा जवाबी हमला किया है। इसने इस साल रूस द्वारा हासिल की गई लगभग सारी बढ़त को खत्म कर दिया, जबकि सैकड़ों हजार सैनिकों की जान चली गई। लेकिन कोई भी मुख्य धारा का मीडिया इस पर वास्तव में रिपोर्ट नहीं कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता आप किस पक्ष को देखें। न्यूयॉर्क टाइम्स इस खबर पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कम से कम अभी तक नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल भी इस पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और फिर जाहिर है दूसरा पक्ष भी है। हमारे पास एक रूसी प्रचार तंत्र है जो हर साल अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि वे झूठ फैला सकें जो पुतिन सबको मानने के लिए कहना चाहते हैं। यही वजह है कि हम ये काम करते हैं ताकि यूक्रेनी बहादुरी की सच्चाई को सामने ला सके और रूसी प्रचार के खिलाफ लड़ सके। अब मैं मानता हूँ हमारे पास व्लादिमीर पुतिन की तरह अरबों डॉलर नहीं है, लेकिन हमारे पास आप लोग हैं। हाल ही में हमने बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। ये आपके लिए हमें समर्थन देने और बदले में अतिरिक्त कवरेज पाने का एक तरीका है। आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर सदस्य बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सदस्य बनने पर आपको क्या मिलता है, क्योंकि यह सिर्फ कोई दान नहीं है। अगर आप सदस्य बनते हैं तो आपको हर दिन एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे जो हम अपलोड कर रहे हैं और जो यहाँ YouTube पर नहीं दिखते। हम जिन कहानियों को कवर करते हैं उनमें हम और गहराई से जाते हैं और उन विवरणों पर ज्यादा समय देते हैं जो उन वीडियो में फिट नहीं हो पाते। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अनुभवी सैन्य दिग्गजों जैसे कि चक फार को लाते हैं जो फ्रंटलाइन फुटेज का विश्लेषण करते हैं, असल में क्या हो रहा है उसे समझाते हैं और तथ्यों को प्रचार से अलग करते हैं। ये वास्तव में हमारी बिना सेंसर की गई विस्तारित कवरेज है उन लोगों के लिए जो इन संघर्षों को सिर्फ सुर्खियों से आगे समझना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मैं ईमानदारी से कहूं तो आपकी सदस्यता हमारी बहुत मदद करती है। हकीकत यह है कि YouTube का एल्गोरिदम लगातार बदलता रहता है। एक दिन विज्ञापन से होने वाली कमाई बढ़ जाती है और अगले दिन कम हो जाती है। इस हफ्ते वीडियो सुझाए जा रहे हैं और अगले हफ्ते शायद न सुझाए जाए, सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ कहा। इसीलिए सदस्यों का एक समुदाय बनाना जरूरी है ताकि हम पूरी तरह से उस सर्वशक्तिमान एल्गोरिदम पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से कवरेज बना सके। तो अगर आपको गहराई से विश्लेषण पसंद है और आप हमारा ये काम जारी रखने में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या बेसिक्स इनसाइडर पर जाकर सदस्य बन सकते हैं। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़े। और सबसे खास बात, यहाँ हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो का एक हिस्सा है जिसमें चक फार अपने नियमित विश्लेषण कर रहे हैं। जरूर सुनिए। अभी स्वीकृति दर यही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी वापस नहीं आ सकते। चुनावों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें किसकी चिंता करनी है? पुतिन। मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुतिन के आसपास के लोग, उसका ओलिगार्क वर्ग, उसके भ्रष्ट करोड़पतियों का समूह। देखो भाई, वे बस फिर से वे बड़े चेक बनाना और कोटे डियाजूर में स्वीडिश पिकनी टीम के साथ घूमना चाहते हैं। वे ये सब नहीं करना चाहते। और इतिहास दिखाता है कि अगर आपके पास एक तानाशाही शासक है जिसके चारों ओर हाँ में हाँ मिलाने वालों का एक समूह है, जैसे ही वे उन्हें खतरा महसूस होता है, कैलिगुला, नीरो, सद्दाम हुसैन, वे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इस मामले में इतिहास खुद को दोहराएगा, ये तय है। ये अगला वाला दिखा रहा है कि अब वे कैसे आवाजाही कर रहे हैं। तो मैंने भी वहां उनके कातिल को गौर से देखा। वो, आप जानते हैं,
जब आप अपनी वर्दी पर ऐसा कुछ कहते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं हूं। ये चेचन गुंडे हैं, सही है? ये निश्चित रूप से चेचन्या से हैं, जिन्हें कठपुतली तानाशाह ने भेजा है। और ये कैमरे पर बेहद बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने के लिए मशहूर है। ये असल में पीछे तैनात सैनिक हैं। इन्हें अक्सर रूसी जबरन भर्ती किए गए सैनिकों के खिलाफ दबाव बनाने वालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे हैरानी नहीं है कि वे एम्बुलेंस में जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं जाएंगे? आप जानते हैं, और मेरा मानना है कि तकनीकी रूप से जेनेवा संहिता के खिलाफ नहीं है कि कोई लड़ाकू एम्बुलेंस में हो, लेकिन अगर आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल सैनिकों को मोर्चे पर ले जाने के लिए कर रहे हैं, खैर मैं इसे इस तरह कहूंगा, मुझे लगता है कि यूक्रेनियन समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस क्या कर रही है। और आप जानते हैं, यूक्रेनियन रेड क्रॉस पर हमला नहीं करते। मेरा मतलब है, यूक्रेन को अपने पश्चिमी समर्थकों के साथ संबंध खराब करने के लिए युद्ध अपराध करने की जरूरत नहीं है। यही बात उसे सबसे ज्यादा सीमित करती है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने खुद रूसी भर्ती किए गए सैनिकों का वीडियो देखा है जो जली हुई जगह पर रूसी झंडा लहरा रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनोवका के पास मोर्चे पर एम्बुलेंस, एपीसी पर, तो वे वही करेंगे जो करके वे बच निकल सकते हैं, और वे करते भी हैं। तो ये एक डोरबेल कैमरा है जिसने एक मिसाइल हमले को रिकॉर्ड किया जो पोलैंड के अंदर 100 किलोमीटर तक आया। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में पिछले हफ्ते सुना या नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ, और वे इसमें, आप जानते हैं, यूक्रेनी एसिड रॉक इसमें डाल देते हैं, और मुझे डेथ मेटल पसंद है, और मैं बस ऐसा हूँ। अरे, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। हाँ, तो वहाँ साफ तौर पर एक खेत है पूर्वी पोलैंड में, लहरदार इलाका, बस ऐसा ही। मैं कहूँगा कि ये शायद पोलैंड के दक्षिण पूर्वी कोने में है। ठीक है, तो गड्ढा वहीं है, और ये रूसी हाइब्रिड युद्ध अभियान का हिस्सा है। तो इसे देखने के कुछ तरीके हैं। एक, आप जानते हैं, कुछ बातें हैं जो आप कह सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं, जो कि हाइब्रिड युद्ध में हमेशा ज़रूरी होती है। तो एक रूसी क्रूज मिसाइल भटक गई या जानबूझकर पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गई। ठीक है, तथ्य जानना है, क्या वो भटक गई थी, क्या वो जानबूझकर घुसी थी? खैर, मुझे नहीं पता वो कैसे गिरी। खैर, उसका वॉरहेड पूरी तरह से फट गया, है ना? तो आप वहीं पर लगभग 10 मीटर का गड्ढा देख रहे हैं। तथ्य जानना है, जो भी वहां गया उसने विस्फोट किया। ठीक है, एक सवाल है, वो किस पर निशाना साधी गई थी, है ना? क्या वो, आप जानते हैं, वारसो पर निशाना साधी गई थी? क्या वो भटक गई थी, या बस गलती से इस किसान के खेत में गिर गई थी? ठीक है, मैं कहूँगा कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। वारहेड फटा था। उस चीज़ के फटने से पहले बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ती हैं। वो सक्रिय हो जाती है। ऊंचाई के लिए अभी भी एक और सुरक्षा होती है। यह इम्पैक्ट या एयर बर्स्ट पर स्विच करती है। ये सारी चीज़ें संयोग नहीं होती, ये खराब नहीं होती, इसी वजह से सुरक्षा उपाय होते हैं। मैं कहूँगा कि उन्होंने खुले में एक खेत चुना, और यही संदेश है ना? हमने इस किसान के खेत को निशाना बनाया। हम तुम्हारे देश में जो चाहें उसे निशाना बना सकते हैं। हम रूस हैं, तुम पोलैंड हो। मेरे लिए तरीका ही संदेश है ना? उन्होंने पर्चे नहीं गिराए, है ना? उन्होंने कोई स्टायरोफोम, आप जानते हैं, टोही ड्रोन नहीं भेजा। उन्होंने एक KH-101 क्रूज मिसाइल भेजी। एडम, हम इसे गर्मियों में, फिर पतझड़ और सर्दियों में भी देखेंगे। रूसी हाइब्रिड ऑपरेशन जारी रहेंगे, और इसमें तोड़फोड़ हत्याएं शामिल होंगी। आप पोलैंड में घटनाएं देखेंगे। अचानक पोलैंड के गुंडे सड़कों पर यूक्रेनी बोलने वालों को पीटना शुरू कर देते हैं, है ना? उन लोगों को टिकटॉक के जरिए भर्ती किया जाता है। आसान पैसे कमाना चाहते हो? देखो, एक काली टर्टल नेक और काली टोपी पहन लो और किसी यूक्रेनी को पीट दो। मैं तुम्हें 500 यूरो भेज दूंगा। हमने देखा है कि ये इस हफ्ते शुरू हो गया है। हाँ सुनो, मेरा एक लेख की पोस्ट में आने वाला है। शायद ये 7 या 8 दिन तक नहीं आएगी, और ये बिल्कुल हाइब्रिड वॉरफेयर पर है। ठीक है, ये उलेस्की में ड्नीप्रो नदी है, जो खेरसोन के ठीक सामने है। यहाँ हमारे पास कुछ रूसी सील टीम के लोग हैं। नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास एक मूर्ख है जो बच्चों के पूल वाली नाव में तैर रहा है, और मुझे बस आपको बताना है, इनका ऊपर से गिराने का निशाना वाकई कमाल का है। इन लोगों के साथ बियर पोंग मत खेलना, पैसे मत देना। अब उन्होंने इसे धीमा कर दिया है ताकि आप गिरने का समय ना निकाल सकें, क्योंकि फिर आप आसानी से ऊंचाई का हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है आप जानते हैं, एडम और मैं दोनों ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, लेकिन शॉट वाकई कमाल का है ना? वो बेहद प्रभावशाली है।
वो एक आदमी है जिसने ये नहीं सोचा था कि उसे अपने पूरे बॉडी आर्मर के साथ 300 राउंड गोलियों और गले में लटकी राइफल के साथ तैरना पड़ेगा। अरे मैं तो लाइफ गार्ड हूँ, कोई लाइफ गार्ड को बुलाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, माफ करना। धन्यवाद दोस्त। मैं यहीं बैठकर काफी अपनी सीटी प्रभावशाली घुमाऊंगा। तुम जानते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो घर चले जाओ। और मजेदार बात यह है, ऐसा लगता है, खैर वो एक टायर है, लेकिन मैं कहने वाला था, ऐसा लगता है जैसे वहां एक लाइफ रिंग लटक रही है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। वो एक टायर है, मैं उसे एक सीमेंट का ब्लॉक फेंक दूंगा। हाँ, उन्होंने इसका हकदार थे। वे इसके हकदार हैं। असल में तुम मरना नहीं चाहते। घर जाओ यार, बस घर जाओ। ठीक है, वो एक याक प्राइमरी फ्लाइट ट्रेनर जैसा लग रहा है। अब मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन तुम जानते हो, ट्राईसाइकिल विंग, लो विंग मोनोप्लेन, वही बिल्कुल वही है। तो ये एक सोवियत युग का प्राइमरी फ्लाइट ट्रेनर है। मैं नहीं बता सकता कि वो 556 है या 762, लेकिन लगता है कि उसने, यार ये तो कमाल की राइफल शूटिंग है। तो हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन शायद वो सुन सकता था कि उसने हिट किया है, क्योंकि इंजन की आवाज़ बदल जाती है जब आप उसे हिट करते हैं। वो आवाज़ ब्रर से गर्र में बदल जाएगी। तो वो रहा, नीचे की तरफ जा रहा है। अब मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि ये ओडेसा के दक्षिण में है, जो कि काला सागर के किनारे खेरसोन के पश्चिम में है। ये एक खूबसूरत रिजॉर्ट टाउन है। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर मायामी बीच में चट्टानें होती तो वैसा ही लगता। ये बस एक बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ये तो कमाल की शूटिंग थी भाई। एक ही शॉट में उसने उसे गिरा दिया। अगर आप इस वीडियो का बाकी हिस्सा और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बेसिक्स इनसाइडर पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं।